हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी कॉमन टॉपिक के बारे में जो आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाएगा। टॉपिक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स। तो हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को आज हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थॉमस हॉब्स की बात करें तो इनके द्वारा दी गई बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, फिलॉसफीज़ हैं जो काफ़ी फेमस हैं, पॉपुलर हैं। और ये भी एक 17th सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसफर थे जिन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी के रिगार्डिंगली बहुत सारे वर्क, बहुत सारी थ्योरीज़ दे रखी हैं। और इनके द्वारा लिखी गई एक फेमस किताब है लेविथन, जिसके अंदर ये सारी थ्योरीज़ डिटेल में बता रखी हैं। थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को जानने से पहले, समझने से पहले हम लोग पहले जानते हैं द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, द नेचर ऑफ मैन। थॉमस हॉब्स के हिसाब से जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मैन हैं, वो एक मेटलिस्टिक है, वो इंडिविजुअलिस्टिक है, प्लस वो पावर सीकर भी है, वो सेल्फिश भी है, प्लस वो कहीं ना कहीं वो सारे काम करना चाहता है समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, जिससे उसको खुशी मिली, चाहे इससे दूसरे का नुकसान हो या फ़ायदा। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, जो डिस्क्रिप्शन है ह्यूमन बींग्स का, इसको अगर आप समझोगे थॉमस हॉब्स के हिसाब से, तो वो पॉजेसिव भी है, पावर सीकर भी है। वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरे पास आएँ। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो भौतिक सुख सुविधा को भी देख रहा है कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे कपड़े मिल जाए, तो इन चीज़ों को भी स्टोर करना चाहता है। प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज के ऊपर ही पोजेशन रखना चाहता है। तो जब इंसान का, ह्यूमन बींग का ये नेचर है, तो राज्य के अंदर एक टोटल एनार्की होगी। तो राज्य मतलब दुनिया के अंदर पूरी एनार्की होगी, या हम बोल सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो पावरफुल होगा, जो मजबूत होगा, वो सभी रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठ जाएगा। तो यहीं से जो है बर्थ होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर आसान भाषा में समझाऊं तो समाज का एक ऐसा गठजोड़ जिसके बदले में जो इंसान है आपस में, वो राज्य के साथ, सरकार के साथ, या फिर जो भी अथॉरिटी जो उनको रूल कर रही है उनके साथ कुछ एक समझौता करते हैं, कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके तहत पूरे राज्य के अंदर बेहतर तरीके से चलाया जा सके, प्लस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो यहीं से शुरुआत होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा ह्यूमन नेचर है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमेशा एक स्टेट ऑफ वॉर, मतलब वॉर की सिचुएशन बनी रहेगी। जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे अधिकारों के लिए और पोजेशन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो इस सब सिचुएशन से एस्केप करने का, इन सबसे बचने का एक सिंपल सा तरीका है कि सभी जो इंडिविजुअल्स हैं वो वॉलंटरली, अपनी मर्जी से इस बात में एग्री हो जाएं कि हम सब लोग मिलके एक अथॉरिटी, एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो हमें क्या करेंगे, जो हमें इन सभी जो फियरफुल सिचुएशंस हैं, जो अनार्की है, इससे छुटकारा दिलाएगी, प्लस हमें कुछ अधिकार देगी और साथ के साथ सुरक्षा भी देगी। तो यही कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे आसान भाषा में, तो भाई एक तरफ सरकार है, सरकार कैसे भी हो सकती है, डेमोक्रेसी भी हो सकती है, अनार्की भी, मोनार्की भी। दूसरी तरफ जो है लोग हैं, सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट भी आपको समझ आ गया होगा कि जो लोग हैं वो जो अपनी अनार्की को छोड़कर अपने कुछ अधिकार सरेंडर करेंगे, पूरी लॉयल्टी दिखाएंगे राजा के प्रति या जो भी सरकार होगी। इसके बदले में जो राजा होगा वो क्या करेगा, जो गवर्नमेंट होगी वो उनको सुरक्षा देगी, प्लस अधिकार देगी, प्लस राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, पीस स्टैब्लिश करेगी, ताकि सभी लोग, राज्य के जितने भी लोग हैं, वो एक समाज को क्रिएट करके, एक सोसाइटी को क्रिएट करके, एक राज्य को क्रिएट करके शांति के साथ एक दूसरे के साथ रह सके। आगे बात करेंगे इसके बारे में। उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम देखें तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा क्या निकल कर आया। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही एक जस्ट और पीसफुल स्टेट को बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले तो बिल्कुल डर का माहौल था, एनार्की थी। तो एक न्यायपूर्ण समाज को बनाया जा सकता है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी के बाद। दूसरा फ़ायदा देखें तो एक पीसफुल सोसाइटी भी बनाई जा सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा समाज बनाया जा सकता है जहाँ पर बेखौफ होकर लोग रह सकते हैं। और क्योंकि इस समाज के अंदर सरकार के द्वारा कुछ बेसिक नियम कानून बनाए गए हैं, उस बेसिक नियम कानून को सब लोग फॉलो करेंगे, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से एक बेहतर राज्य को बनाया जा सकता है। तीसरी हम बात करें
अगर उसको समझे तो वो है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी। समानता भी फैलेगी इससे। समानता कैसे होगी? जब सरकार नहीं थी तो सब लोग वेल्थ को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, रिसोर्सेज को लेके अपना अपना पोजेशन दिखा रहे थे, क्योंकि सेल्फिश इंटरेस्ट था या सेल्फिश जो है नेचर था ह्यूमन बींग्स का, तो वो एक दूसरे से चीज छीन रहे थे, मार रहे थे। लेकिन क्योंकि अब सरकार है तो उसके द्वारा बनाए गए नियम कानून है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेगी सरकार की जो रिसोर्सेज हैं, जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी है, वो न्यायपूर्ण तरीके से बांट सके, जिससे कि राज्य के अंदर कोई भी इनइक्वालिटी ना फैले। लेकिन इन सब को करने के लिए अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, एक मजबूत केंद्र सरकार चाहिए। यहां पर केंद्र सरकार का मतलब है एक मजबूत अथॉरिटी चाहिए, एक मजबूत राजा चाहिए। तो ये जो हॉब्स हैं उनके इस कंसेप्ट के अंदर सॉवरेंटी मतलब जो राजा है उसको भी काफ़ी सारी एब्सोल्यूट पावर दे रखी है, कि राजा अगर कमज़ोर होगा तो जैसा मैंने आपको बताया कि ह्यूमन नेचर किस तरीके का है, ऐसे ह्यूमन नेचर को कंट्रोल करने के लिए एक मजबूत राजा का होना बहुत ज़रूरी है। मजबूत राजा कब होगा? जब जो राजा होगा उसके पास काफ़ी सारी एब्सोल्यूट पावर्स होंगी। और इसीलिए आप देखोगे कि थॉमस हॉब्स का जो कंसेप्ट है उसके अंदर एब्सोल्यूट मोनार्की के कंसेप्ट को भी समझा रखा है। यहाँ पर जो सॉवरेन है वो एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, जिसके हाथ में बहुत सारी लिमिटलेस पावर्स हैं, जो राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इवन वो लोगों को पनिश भी कर सकता है, कोई भी सजा भी दे सकता है। और इसमें खास बात यह है कि जो लोग हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि थॉमस हॉब्स के हिसाब से ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो सरकार ने और लोगों ने आपस में मिलके वॉलंटरी तरीके से उसको तैयार किया है, आपस में मिलके समझौता किया है। तो समझौता होने के बाद जो लोग हैं वो समझौते को तोड़ नहीं सकते, प्लस वो मजबूर हैं किसी भी हालत में राजा, चाहे वो बेहतर हो चाहे वो खराब हो, लेकिन राजा के द्वारा बनाए गए नियम कानून को मानना है। नहीं मानोगे तो जो रूलर है वो आपको सजा देगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रिटिसिज्म की, आलोचना की। मतलब ये जो थॉमस हॉब्स की थ्योरी है इसकी बहुत सारे फिलोसफर्स ने आलोचना भी की, कमियां भी निकाली, जिसमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो उनको यही मिला कि जो थॉमस हॉब्स की थ्योरी है इट वाज अनरियल, या फिर हम बोल सकते हैं एग्जरेटेड। मतलब ये बहुत ही बड़ा चढ़ा के पेश की गई है। प्लस अनरियल का मतलब ये रियलिटी में एप्लीकेबल नहीं है। जो थ्योरीज बता रखी है वो थ्योरी में बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे तो उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा हम बात करें क्रिटिसिज्म की, वो है एब्सोल्यूट मोनार्की। यहाँ पर जो सॉवरेन है मतलब जो राजा है उसको थॉमस हॉब्स ने अल्टीमेट पावर्स दे रखी हैं, बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं। और ऐसे में बिल्कुल ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि जो मोनार्क होगा, जो राजा होगा, उसका रूल ऑप्रेसिव भी हो सकता है, एक्सप्लॉयटेटेड भी हो सकता है, और एक ट्रेनिकल गवर्नमेंट भी वो क्रिएट कर सकता है। तीसरी हम बात करें तो जो हॉब्सियन कॉन्ट्रैक्ट है इट वाज परमानेंट, देयर वाज नो वे टू एस्केप फ्रॉम द ट्रेनिकल गवर्नमेंट। यहाँ पर मतलब है कि मान लो कि अगर कोई एक्सप्लॉयटेटिव गवर्नमेंट होती भी है तो ये थॉमस हॉब्स का जो कंसेप्ट है वो परमानेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है परमानेंट है। तो ऐसी किसी भी अत्याचारी सरकार से बचने के लिए, एक्सप्लॉयटेटिव गवर्नमेंट से बचने के लिए लोगों के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बताया गया। चौथे पॉइंट की हम बात करें तो देयर इज नो एडिकेट स्टैंडर्ड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर, कि भाई इस थ्योरी के अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई गई है राजा के ऊपर ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज करने से रोक सके, या फिर उसको रोकने के लिए कोई भी खास प्रावधान इस थ्योरी के अंदर नहीं दिए गए हैं। तो ये पूरा टॉपिक था, मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।